सबसे पहले IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। देखें, इम्पेयरमेंट का वर्ड पहले भी आया था कल की क्लास में, जब हम इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कह रहे थे, तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आपके एसेट की वैल्यू के अंदर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फॉल आ जाता है किसी भी वजह से, तो दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। यानी कि अब वो फॉल सर आपका किसी। जी, कुछ कह रहे हैं आप? सर इसमें कैलकुलेशन वाला कुछ काम नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल काम है कैलकुलेशन का। किसने कहा? अभी हम करेंगे भी इसके अंदर कैलकुलेशन वाला काम, जो जो कैलकुलेशन से रिलेटेड काम आता है इसी IAS के अंदर आता है। तो मैं अभी सिखाऊंगा इसके अंदर कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। बिल्कुल होती है इसके अंदर कैलकुलेशन। तो IAS 36 जो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स है, उसके अंदर बेसिकली जब हम वर्ड यूज करते हैं ना इम्पेयरमेंट का वर्ड रिप्रेजेंट करता है अ ड्रास्टिक फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। यानी कि अगर किसी एसेट की वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंटली किसी वजह से डिक्रीज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि भाई वो एसेट क्या कराना पड़ेगा, उस एसेट के ऊपर इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, या उस एसेट को हमें इम्पेयर कराना पड़ेगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ड्रास्टिक फॉल आ गया, किसी भी वजह से आ सकता है। हो सकता है आपके पास एक बिल्डिंग हो, और बिल्डिंग की जो वैल्यू हो वो इस वजह से हो कि आपकी जो सामने सड़कें हैं वो बहुत चौड़ी सड़क है, और लेट से वहां पे सारी चीजों की प्रोविजन है। और लेकिन लेट से अगर वहां सामने आके आपकी सड़क जो है उसको उसके ऊपर कोई काम करना स्टार्ट हो जाए, और लेट से उस पूरी सड़क को जो है बर्बाद कर दिया जाए, और एक वो प्राइम लोकेशन को जो है वो एक बहुत ही अजीब सी लोकेशन के अंदर अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू, या आपने अगर लेट से उसके अंदर ऑफिस दिया हुआ था, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, और बड़ी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो सकती है। ये जो सिग्निफिकेंट डिक्रीज आ रहा है, देखें, ये नॉर्मल फैक्टर्स की वजह से नहीं आ रहा। एक तो होता है ना कि आप बिल्डिंग को इस्तेमाल करोगे, यूजेज में आएगा, वेयर एंड टेयर होगा, उसकी वजह से तो डेप्रिसिएशन तो आप चार्ज कर रहे थे। लेकिन अब ये एक एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आपके एसेट की वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट डिक्रीज आ गया है। तो हर साल बिजनेस की पॉलिसी के मुताबिक जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो अपने जो सिग्निफिकेंट नॉन करंट एसेट का चंक है, उसके ऊपर इम्पेयरमेंट का चेक करवाते हैं कि भाई कहीं हमारा ये एसेट, या जो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स पड़े हुए हैं, उन पे कहीं इम्पेयरमेंट तो चार्ज नहीं होनी। अब इम्पेयरमेंट की जो वर्किंग है, उसके लिए आपको सबसे पहले तीन फिगर्स के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, पहली फिगर तो आपको ऑलरेडी पता है, जिसको हम कहते हैं नेट बुक वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट, जिसको आप यहाँ पे अक्सर कैरिंग अमाउंट के नाम से भी लिखा हुआ देखोगे। तो कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू मींस द सेम थिंग, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नॉन करंट एसेट कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, तो आपको पता है इट इज रिकॉर्डेड एट द नेट बुक वैल्यू, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होती है, और नॉन करंट एसेट को हम नेट बुक वैल्यू के ऊपर शो कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जब आप इम्पेयरमेंट का चेक करवाते हो, तो आप देखते हो कि उस नॉन करंट एसेट की रिकवरेबल अमाउंट क्या है। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट से मेरा मतलब क्या है? देखो, अगर मेरे पास एक मशीन पड़ी हुई है, और मैं आपसे बोलता हूं कि यार मुझे बताओ कि इस मशीन की रिकवरेबल अमाउंट क्या है, यानी कि मैं इस मशीन से कितने की रिकवरी कर सकता हूं। देखिए, किसी भी नॉन करंट एसेट से रिकवरी के दो तरीके होते हैं। आपके पास कोई अगर लेट से प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, कोई मशीन पड़ी हुई है, दो तरीके हैं जिससे आप उससे पैसे रिकवर कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि आप उस नॉन करंट एसेट को जाके सेल कर दो। आपके पास मशीन है, आप मशीन बेच दो, जितने की भी मशीन बिकेगी, आपका वो पैसा क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। तो एक नंबर वन, आपके पास चांस क्या होता है पैसा रिकवर करने का? ऑप्शन क्या होता है कि आप एसेट को सेल ऑफ कर दो, और जब आप उसको सेल ऑफ करोगे तो लेट से हम उसको फेयर वैल्यू के ऊपर बेचेंगे, जो मार्केट वैल्यू होगी उसके ऊपर बेचेंगे। कभी कभार ये भी पॉसिबल है कि उसको बेचते बेचते कोई खर्चा इंकर करना पड़ जाए, तो हम ये कहेंगे कि भाई एक तरीका रिकवरी का ये है कि मेरे पास एक मशीन है, सुनिएगा, इसकी लेट से मैं कहता हूं जो फेयर वैल्यू है मार्केट में वो 11 लाख रुपए है। और लेकिन इसमें कुछ मुझे ना, अगर इसको बेचना चाहता हूं तो लेट से मुझे किसी एजेंट को कुछ कमीशन देना पड़ेगा, और उस एजेंट का कमीशन 1 लाख रुपए है। तो 11 लाख माइनस 1 लाख, मैं अगर आज इस मशीन को बेच दूं तो मेरी जेब में 10 लाख आ जाएंगे। 11 लाख इसकी फेयर वैल्यू है, 1 लाख मुझे इसको बेचने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन 10 लाख रुपए के आ जाएंगे, मेरी जेब में आ जाएंगे। ये एक तरीका है मशीन से पैसे रिकवर करने का, नॉन करंट एसेट से पैसे रिकवर सर करने का। रिकवरेबल अमाउंट 10 लाख है, 11 लाख है? रिकवरेबल अमाउंट तो अभी 10 लाख भी नहीं है। वैसे अगर कहना चाहो तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 10 लाख रुपीज आपके लिए कंसर्न अमाउंट है, जो जिसको आप जो आप कह लो कंसर्न अमाउंट है। इसको अभी रिकवरेबल अमाउंट नहीं कहेंगे, ठीक है ना? लेकिन हाँ, ये कह लो कि अगर मैं सेल करके पैसा रिकवर करना चाहता हूं तो मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाएगा। ये रिकवरी का एक तरीका है। लेकिन मैंने कहा ना कि नॉन करंट एसेट से रिकवरी के हमेशा दो ऑप्शन है, एक तो बेच दो, दूसरा यह है कि उसको इस्तेमाल करते रहो। जितनी भी उसकी यूजफुल लाइफ है, लेट से मशीन है उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, उसको 10 साल तक इस्तेमाल करते रहो।
एक आपके पास कोई अपार्टमेंट है, कोई जगह है, और उस प्रेमिसेस है, ऑफिस की कोई जगह है, उसको इस्तेमाल करते रहो, उसकी लेट से यूजफुल अगर लाइफ 20 साल 25 साल इस तरीके से है। जी जी बोलिए। बोलिए। 100% रिकवरी तो नहीं होगी ना उस टाइम जब हम एसेट को बेचेंगे? देखो 100% रिकवरी क्यों नहीं होगी, मतलब एक चीज की रिकवरी से मेरा मुराद क्या है, ये मत समझो कि मैंने जिस रिकवरी का मेरा ये मतलब नहीं है कि मैंने अगर एसेट 15 लाख का खरीदा था तो मैं 15 लाख रिकवर करना चाह रहा हूँ, नो। मैं कह रहा हूँ आज की डेट पे इस एसेट से अगर पैसा वसूल करना चाहता हूं मैं, तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो एसेट बेच दूं, ठीक है, एक तरीका ये है कि बेच के पैसे रिकवर कर लूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं एसेट को यूज करता रहूं और यूज करके जो कैश इनफ्लो मेरे पास आए, उससे मेरे पास कुछ ना कुछ पैसे रिकवर होते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉस्ट को रिकवर करने की बात नहीं हो रही, तो ये जो आपका सवाल था ना, पूरी रिकवरी आधी रिकवरी, यहाँ पे हमारा उससे कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि हम कॉस्ट को रिकवर करने की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं आज ये एक चीज पड़ी हुई है हमारे पास, एक नॉन करंट एसेट पड़ा हुआ है, इससे कितना पैसा मेरी जेब में आ सकता है। पैसा जेब में लाने के दो तरीके हैं, या तो पूरे के पूरे एसेट को बेच दो आज की तारीख में, जब बेचोगे तो फेयर वैल्यू पे बेचोगे, फेयर वैल्यू माइनस अगर कुछ कॉस्ट लगी रिलेटेड टू सेल, उसको माइनस कराओगे, जो भी नेट अमाउंट है वो तुम्हारी जेब में आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप उस एसेट को यूज करते रहो। जब आप उस एसेट को यूज करते रहोगे तो वो आपको हर साल या हर महीने की बेस पे कुछ ना कुछ कैश इनफ्लो लाके देता रहेगा। जब आपके पास ये कैश इनफ्लो आता रहेगा तो लेट्स से एक एसेट की यूजफुल लाइफ 20 साल है, वो 20 सालों तक आपको कैश फ्लो लाके देता रहेगा। उन 20 सालों के कैश फ्लो की जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है, उसको मैं कहूंगा वैल्यू इन यूज। कि भाई मैं अगर उस नॉन करंट एसेट को इस्तेमाल करता रहूं, तो इस्तेमाल करते करते जो मेरी जेब में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, यानी कि जो टोटल कैश फ्लो मेरी जेब में आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है। अब देखें मेरे पास क्या है, मैं डिसीजन लेने बैठा हूं, ठीक है ना, कि मैं अगर एक नॉन करंट एसेट है इसको बेच दूं, तो मैंने आपको सेम एग्जांपल अगर दूं, 11 लाख की मशीन बिक रही थी, 1 लाख उसका कॉस्ट रिलेटेड टू सेल था, 11 - 1 लाख। एक तरीका यह है कि भाई मशीन बेच के 10 लाख रुपए जेब में आ जाए, ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू मैं कहता हूं कि उस मशीन की यूजफुल लाइफ है लेट्स से 10 ईयर्स, और हर साल वो मशीन मेरी जेब में प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से बात करूं तो 1,20,000 रुपए जेब में लाके डालेगी, और अगले अगर 10 साल तक वो 1,20,000 लाके डालती है, तो एक तरीके से ये सिंपली कैलकुलेशन हो गई कि उस मशीन को अगर मैं यूज करता रहूंगा तो मेरी जेब में 12 लाख रुपए आके गिरेंगे, ठीक है ना, ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब आप देखें आपके पास दो ऑप्शन थे, या एसेट बेच दो या एसेट इस्तेमाल करते रहो। बेच दोगे तो जेब में 10 लाख रुपए आएंगे, इस्तेमाल करते रहोगे तो जेब में 12 लाख रुपए आएंगे, ठीक है। 10 और 12 में से अब आप बताओ हायर फिगर कौन सी है, अब आपका डिसीजन क्या होगा। आप बोलोगे जाहिर सी बात है, जब उसको इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो फिर मैं इसको क्यों बेचूं, मैं इसको इस्तेमाल करता रहूंगा, वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, वो मुझे ज्यादा पैसे लाके दे रहे हैं अगर मैं इसको इस्तेमाल करता रहता हूं। तो अब इन दो वैल्यूज में से पहली थी आपके पास फेयर वैल्यू, कि कितने का वो बिका, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स इफ दे आर सोल्ड इमीडिएटली। फेयर वैल्यू इज द अमाउंट ऑब्टेन फ्रॉम अ सेल ऑफ एन एसेट लेस एनी कॉस्ट एसोसिएटेड टू sale of that asset, any cost associated to sale of that asset है। ठीक है, एक तो ये हो गई फेयर वैल्यू। दूसरा मैंने आपको बताया वैल्यू इन यूज, कि मैं उसको इस्तेमाल करता रहूं तो जो फ्यूचर कैश फ्लोज मेरे पास आएंगे, उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू, उनकी जो आज की वैल्यू है, उसका मैं अगर सम निकालूं तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज का सम आएगा, वो मेरे पास वैल्यू इन यूज है। इन दोनों में से जो अमाउंट हायर होगी, जाहिर सी बात है आप उसी के हक में डिसीजन लोगे। आपको पता है ना, सेंसिबल आदमी हो आप, आपको पता है कि भाई अगर आज बेच रहा हूँ और सिर्फ 10 लाख रुपए आ रहे हैं, और रख के ये जो मुझे फ्यूचर में कैश फ्लो देगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू 12 लाख है, तो मैं इसको एसेट को जाहिर सी बात है रख लूंगा। तो अपेरेंटली इसकी रिकवरेबल अमाउंट के लिए आपको एक रूल याद रखना है। आपके पास सवालों में दो फिगर्स गिवन होंगी, एक के बेच दोगे तो कितना पैसा आएगा, दूसरा इस्तेमाल में रखोगे तो कितना पैसा कमा लोगे। इनमें से जो भी हायर होगा ना, यानी फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज में से जो भी अमाउंट हायर होगी, आप कहोगे कि वो मेरी रिकवरेबल अमाउंट है फॉर दैट नॉन करंट एसेट। तो देखिए मैंने रिकवरेबल अमाउंट के लिए क्या लिखा हुआ है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। कि फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज में से जो भी अमाउंट हायर होगी, ऐसे हमारे एग्जाम्पल में 10 लाख और 12 लाख, तो जाहिर सी बात है वैल्यू इन यूज 12 लाख हायर थी, तो वही हायर अमाउंट मेरी रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर करी जाएगी।
ठीक सर हो गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज का क्या प्रेजेंट मतलब वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज का मतलब ये होता है कि अगर एसेट इस्तेमाल में रहेगा तो दूसरे साल तीसरे साल जो पैसे आएंगे, मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। क्योंकि देखो आपको पता है आज का 1 रुपए कल के 1 रुपए के बराबर नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि जो कल का 1 रुपए आने वाला है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि आप कहते हो कि एक डिस्काउंट रेट, या जिसको आप कहते हो इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हो, उसकी बेस पे आप डिस्काउंट करते हो। ये डिस्काउंटिंग वाली जो चीज है ना, कि हम करेंगे, लेकिन ये A2 के अंदर जो आपका भी टॉपिक आने वाला है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कॉस्टिंग के अंदर, उसमें करेंगे। उसमें वो टेस्ट भी होता है। अभी सिर्फ डिस्काउंटेड ये पे समझ बैक लो। ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज जिसको हम कहते हैं, तो वो अभी थोड़े आगे टॉपिक के अंदर आएगा। अभी के लिए ये समझ लो कि जब मैं कह रहा हूँ ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, इससे मेरा मतलब ये कि जब तुम एसेट को इस्तेमाल में रखोगे तो आने वाले सालों में जो पैसा आएगा उसकी जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है ना भाई, आज के 10 लाख रुपए और 10 साल पुराने 10 लाख रुपए सेम नहीं थे। अगर 10 लाख रुपए किसी के पास 10 साल पहले थे तो उससे तो बहुत कुछ हो सकता था, आज तो उससे मुश्किल से कुछ हो सकता है। तो दैट इज वाई हम ये कह रहे हैं कि भाई जो फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू से हमारा कंसर्न है। प्रेजेंट वैल्यू की सर कैलकुलेशन किस तरीके से होती है वो इस टॉपिक के अंदर नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर हम लोग सीख लेंगे। खैर, जब आपके पास रिकवरेबल अमाउंट आ गई, रिकवरेबल अमाउंट लाने के बाद अब आपने उस अमाउंट को तो ये कंपेयर मतलब कराना है। टोटल यूजफुल लाइफ से कितना कितनी वैल्यू मिल रही है, वो है ये वैल्यू इन यूज। समवॉट या कह सकते हैं कि जब आप उसको यूज करते रहते हो टोटल यूजफुल लाइफ में, तो आपके पास कितना कैश इनफ्लो आएगा, कह सकते हैं बिल्कुल। अब आपके पास जब रिकवरेबल अमाउंट आ गई तो आप रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर कराओगे नॉन करंट एसेट की कैरिंग अमाउंट, जो कि उस एसेट की नेट बुक वैल्यू थी, उससे। अगर आपकी एसेट की नेट बुक वैल्यू ज्यादा है, यानी कि आपने एसओएफपी में एसेट को लेट से रिकॉर्ड किया हुआ था, उसी सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करूं जिसमें रिकवरेबल अमाउंट 15 लाख है। अगर आपने उस एसेट को एसओएफपी में रिकॉर्ड किया हुआ है 15 लाख का, ठीक है, उसकी रिकवरेबल अमाउंट 12 लाख है, और एसओएफपी के अंदर उसकी कैरिंग अमाउंट रिटर्न है लेट से 15 लाख। तो इफ इन एनी केस जहां पे आप देखो कि वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो कभी भी, अगर जो एसओएफपी के अंदर मेंटेन्ड है, अगर वो कभी भी रिकवरेबल अमाउंट से कम है, तो उस केस में जो दोनों का डिफरेंस है, यानी नेट बुक वैल्यू का और रिकवरेबल अमाउंट का, दैट विल बी चार्ज एज इम्पेयरमेंट। तो हमारी एग्जांपल में मशीनरी की अगर मैं कहता हूँ एसओएफपी में नेट बुक वैल्यू 15 लाख है और रिकवरेबल अमाउंट 12 लाख है, तो दोनों का डिफरेंस जो 3 लाख आ रहा है, दैट विल बी रिकॉर्डेड एज एन इम्पेयरमेंट लॉस। यही नोट मैंने लिखा हुआ है। इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, then the difference between recoverable amount and carrying amount will be treated as your impairment loss। तो हमारी वाली एग्जांपल में ये impairment loss कितने का रिकॉर्ड हो जाएगा, 3 लाख का रिकॉर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, लेट से एक एसेट है, ठीक है, बहुत सिंपल करके आपको एग्जांपल दूं। लिखा हुआ है कि अगर आप इस एसेट को इस्तेमाल करते हो तो लेट से इसकी 2 साल की बस यूजफुल लाइफ है, रहती है, ठीक है ना, और उस 2 साल में आप ईयर 1 में भी इससे 1 लाख रुपए का कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो, और ईयर 2 में भी 1 लाख रुपए का कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप आज ही की तारीख में उस एसेट को बेचना चाहते हो तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है लेट से 1,95,000। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि रिकवरेबल अमाउंट कौन सी होगी। तो मैंने आपको रिकवरेबल अमाउंट का रूल बता दिया है, दैट रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। इस केस में फेयर वैल्यू 195,000 कम है, वैल्यू इन यूज 2 लाख, जो 2 सालों के अंदर अगर हम एसेट इस्तेमाल करते रहे तो जो कैश फ्लो है वो ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि भाई जो ज्यादा अमाउंट है दैट इज वैल्यू इन यूज, उसको हम रेफर कर देंगे कि वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट बनेगी। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि भाई लेट से इसकी जो कैरिंग अमाउंट है, अगर कैरिंग अमाउंट मैं कह देता हूं इसकी है, लेट्स अज्यूम, यहाँ पे लिख देता हूँ कैरिंग अमाउंट अगर इस एसेट की मैं कहता हूँ 2,10,000 है, और रिकवरेबल अमाउंट आपने देखी कितनी थी, 2 लाख थी। तो जो दोनों का डिफरेंस है, 2,10,000 माइनस 2 लाख, दैट विल बी रिकॉर्डेड एज योर इम्पेयरमेंट लॉस। तो 2,10,000 की अगर कैरिंग अमाउंट थी और 2 लाख का जो है वो आपका रिकवरेबल अमाउंट है, तो जो दोनों का डिफरेंस है 10,000, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है। अच्छा, इम्पेयरमेंट को जब आप रिकॉर्ड करोगे, इसकी एक आध एग्जांपल और देखते हैं। इम्पेयरमेंट को जब आप रिकॉर्ड करोगे तो ये बात याद रखनी है कि इम्पेयरमेंट का जो लॉस है दैट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, ठीक है। और एक्सपेंस फॉर द बिजनेस है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट्स को कम करेगा। जब भी प्रॉफिट्स कम होते हैं आपकी इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट हो जाएगा। और इवन एसओएससी के अंदर जो आपका नॉन करंट एसेट कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्डेड था, यानी कि जो एग्जाम्पल दे रहा था जैसे 15 लाख का मैंने कहा एसेट रिकॉर्डेड था, तो उसको भी कम करके उसकी रिकवरेबल अमाउंट 12 लाख पे लाना पड़ेगा। या जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई कि भाई एसेट की कैरिंग अमाउंट 2,10,000 पे रिकॉर्डेड है, जबकि रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ 2 लाख है।
तो अब एसओएफपी के अंदर भी मुझे नॉन करंट एसेट की वैल्यू में करेक्शन करनी पड़ेगी, उसकी कैरिंग अमाउंट को 2,10,000 से सही करके मुझे दोबारा 2 लाख के ऊपर लेके आना पड़ेगा, जो कि सर, उसकी रिकवरेबल अमाउंट है। जी आराम बोलिए। कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को दोबारा बता सकते हैं कि ये दोनों क्या क्या थे? कैरिंग अमाउंट आपकी नेट बुक वैल्यू है, विच इज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रिकवरेबल अमाउंट आपका हायर ऑफ फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज है, कि आप पैसा रिकवर करने जाते हो या बेच के कर लो तो फेयर वैल्यू मिलेगी, या उसको इस्तेमाल करते हुए कैश फ्लो जनरेट कर लो तो वैल्यू इन यूज है। इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगी ना फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज में से, दैट विल बी रेफर्ड टू एज रिकवरेबल अमाउंट। और जो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का डिफरेंस होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ इम्पेयरमेंट लॉस। अगर कोई नॉन करंट एसेट ऐसा है जिसकी रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, तो अब आप उसको नहीं छेड़ोगे, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि एसेट सही रिकॉर्डेड है। फिर से बात रिपीट करता हूं, अगर कोई एसेट उसकी कैरिंग अमाउंट लेट से है 5 लाख और रिकवरेबल अमाउंट आ रही है 4 लाख, तो अब दोनों का डिफरेंस इंपेयरमेंट लॉस में ट्रीट नहीं होगा। इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ तब रिकॉर्ड होगा जब रिकवरेबल अमाउंट कम हो और कैरिंग अमाउंट आपकी ज्यादा हो। 1 मिनट दिएगा, आसान हो जाए। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट की हमारी बात हो गई, मैं फिर से उसको रिव्यू करूं, फिर इसकी एक आध एग्जांपल और देखते हैं। पहली चीज, आपको रिकवरेबल अमाउंट आइडेंटिफाई करनी है। रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू ये है कि अगर एसेट को बेच दूं तो कितने पैसे आएंगे। वैल्यू इन यूज ये है कि अगर बकाया रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में मैं एसेट को इस्तेमाल करता रहूं तो उससे जो कैश फ्लो जनरेट होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कितनी है। इन दोनों में से जो भी अमाउंट हायर होगी फेयर वैल्यू वैल्यू इन यूज में से, वो रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। अगर कोई नॉन करंट एसेट अपनी एसओएफपी में एक ऐसी कैरिंग अमाउंट के ऊपर रिकॉर्डेड है जो कि रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है, तो उस कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट का जो डिफरेंस है, दैट विल बी ट्रीटेड एज इम्पेयरमेंट लॉस। अगर आपके नॉन करंट एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है वो कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो उस केस में कोई इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा। एसेट को उसी की कैरिंग अमाउंट के ऊपर हम रिकॉर्ड रहने देंगे, कोई चेंजेस उसके अंदर उस केस में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सर देखें एक फेयर एग्जांपल वैल्यू है। का क्या करते फेयर वैल्यू बेटा, बेच दोगे तो कितने पैसे आएंगे वो है ना, और क्या है। नहीं मतलब इसमें इसका क्या यूज अभी तो बता रहा हूँ, पैसा रिकवर करने का एक ऑप्शन है ना, या तो बेच दो, बेच के पैसा रिकवर कर लो, या इस्तेमाल करते रहो, इस्तेमाल करके पैसा रिकवर करो, दोनों ही रिकवरी के अच्छा ऑप्शन ये है। रिकवरेबल अमाउंट में जो हायर होता है वो देखते हैं फेयर बिल्कुल, वैल्यू दोनों दोनों में से जो हायर होगा उसको हम रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर करेंगे। ये एक एग्जांपल और सुन लें और क्लैरिटी मिल जाएगी। एक एसेट है जिसकी हिस्टोरिक कॉस्ट $15 मिलियन है, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन $10 मिलियन है, तो ऑटोमेटिकली इसकी कैरिंग अमाउंट यानी कि इसकी नेट बुक वैल्यू 15 माइनस 10 $5 मिलियन हो गई। उसकी वैल्यू इन यूज लिखा हुआ है कि $4 मिलियन है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लिखा हुआ है $3 बिलियन है। तो अब आपको पता है कि वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू में से कौन सी अमाउंट हायर आ रही है, जाहिर सी बात है वैल्यू इन यूज वाली अमाउंट हायर है। तो उसको मैं कहूंगा कि यह हमारी क्या है, रिकवरेबल अमाउंट है। तो रिकवरेबल अमाउंट इस केस में मैंने कितनी लिख दी, 4 मिलियन लिख दी। एसेट की कैरिंग अमाउंट थी 5 मिलियन, रिकवरेबल अमाउंट हमने आइडेंटिफाई कर ली 4 मिलियन। मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई अगर किसी नॉन करंट एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी ट्रीटेड एज इम्पेयरमेंट लॉस। तो यहाँ पे हमारे पास $1 मिलियन का इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट होकर आ गया। एक और एग्जांपल देख लें। कहता है एट द स्टार्ट ऑफ अ ईयर अ कंपनी हैज प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट $20,000। Depreciation policy to depreciate plant and machinery at 25% per annum using RBM method. Following an impairment review, the fair value of plant and machinery is $16,000 and its value in use is $25,000. At which value should plant and machinery be shown in the year end statement of financial position? बहुत सिंपल सी बात है। कह रहे साल के शुरू में हमारे पास जो मशीन की वैल्यू थी वो $20,000 थी। हम 25% के हिसाब से पर एनम यूजिंग आरबीएम मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो एयर स्टार्ट पे अगर 20,000 की नेटबुक वैल्यू थी, तो एयर एंड पे जाहिर सी बात है 25% का डेप्रिसिएशन का रेट चार्ज होगा। 20,000 के ऊपर आप 25% चार्ज करोगे, तो दैट विल गिव यू समथिंग $5,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज। 20,000 में से वो 5,000 की डेप्रिसिएशन माइनस होगी, तो एयर एंड पे जो कैरिंग अमाउंट है, ठीक है, ये यहाँ पे कैलकुलेट हुई हुई है, एयर एंड पे जो कैरिंग अमाउंट है यानी नेटबुक वैल्यू, वो 15,000 निकल के आएगी। अगर किसी बच्चे को मसला है तो वो सिंपली 20,000 मल्टीप्लाई बाय 25% करे, डेप्रिसिएशन चार्ज 5,000 आएगा। 20,000 में से 5,000 को माइनस कर दे, साल के एंड पे कैरिंग अमाउंट आ जाएगी कितनी, 15,000। अच्छा, 15,000 की कैरिंग अमाउंट आ गई साल के एंड पे। कहता है फेयर वैल्यू अगर उस एसेट को बेचना चाहूं तो बेच के 16,000 मिलने हैं, और अगर उसको इस्तेमाल करता रहूं तो इस्तेमाल करके 25,000 मिलेंगे। तो फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज में से हायर कौन सा है, वैल्यू इन यूज हायर है।
आपको मैंने बताया कि रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। तो इस केस में वैल्यू इन यूज हायर है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज योर रिकवरेबल अमाउंट। तो देखिए मैंने रिकवरेबल अमाउंट कितना लिखा, मैंने रिकवरेबल अमाउंट यहाँ लिख दिया $25,000। ये फिगर गलत लिखी हुई है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। रिकवरेबल अमाउंट हो गया आपके पास $25,000, ठीक है। तो अब इस केस में आप देखो आपकी कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है। और मैंने अभी ये बात रिपीट करी थी कि अगर कैरिंग अमाउंट कम है और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो उस केस में इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा। इम्पेयरमेंट लॉस सिर्फ उस केस में रिकॉर्ड होगा कि आपकी कैरिंग अमाउंट जो हो वो ज्यादा हो और रिकवरेबल अमाउंट जो है वो आपकी कम हो। तो यहाँ पे हम कोई इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो उसने पूछा था कि फिर बताओ ईयर एंड पे एसओएफपी के अंदर किस वैल्यू पे नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड होगा। तो भाई वो अपनी नेट बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, यानी कि जो उसकी कैरिंग अमाउंट थी जो हमारे पास 15,000 थी साल के एंड पे, हम सिंपली उसी वैल्यू पे एसेट को ईयर एंड पे रिकॉर्डेड रहने देंगे, उसके अंदर कोई चेंज हम नहीं लेके आएंगे। देन अगर उसके बाद आप आते हो तो एक और एग्जांपल है, अ कंपनी इज कैरिंग आउट एन इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिवील्ड। आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी $50,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन $15,000 है। तो 50 माइनस 15 सीधा सीधा कैरिंग अमाउंट यानी कि नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई, $35,000 आ गई। अनडिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अनडिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम यूजिंग द मशीनरी इज $56,000 एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम यूजिंग द मशीनरी इज $40,000। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज को कंसिडर ना करो, सिर्फ फ्यूचर कैश फ्लोज को उनकी फेस वैल्यू के ऊपर कंसीडर कर लो और उसको डिस्काउंट बैक करा के प्रेजेंट वैल्यू पे ना लेके आओ, तो फ्यूचर कैश फ्लोज की वैल्यू $56,000 है। लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हो, डिस्काउंट करा के प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, तो वो $40,000 है। मैंने आपको ऊपर ही क्लियर कर दिया था कि भाई ये जो वैल्यू इन यूज है दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो वो जो अनडिस्काउंटेड वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि प्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, हम उसको वैल्यू इन यूज में कंसीडर नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो ये जो 56,000 है ये कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कौन सा है, 40,000 है। तो दैट विल बी ट्रीटेड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जिसको हम वैल्यू इन यूज भी कहेंगे। और फिर नीचे उसने आपको दिया हुआ है क्या, उसने नीचे आपको दिया हुआ है सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इज $48,000, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इज $10,000। कह रहा है कि बेचना चाहते हो प्लांट को तो 48,000 का बिक जाएगा, लेकिन बिकते बिकते 10,000 की कॉस्ट लगेगी। तो आपके लिए जो वैल्यू, जो कंसर्न वैल्यू है, वो कितने का बिक रहा है वो कंसर्न नहीं है, कितने का बिक रहा है माइनस अगर उससे रिलेटेड कोई कॉस्ट है उसको बेचने की। तो 48 माइनस 10,000 किया तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल $38,000 निकल के आया। तो अब आप देख लें, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 38,000 है, वैल्यू इन यूज 40,000 है। तो ऑब्वियस सी बात है रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ दीज टू होता है, विच मीन्स 40,000 हायर है, तो 40,000 को मैं रिकवरेबल अमाउंट कहूंगा। और कैरिंग अमाउंट तो मुझे पीछे पता थी कि भाई 35,000 है। तो अगेन इस सवाल के अंदर कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, विच मीन्स इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं होगी। Impairment will only be charged if the carrying amount is lower than the is higher than the recoverable amount। अगर कैरिंग अमाउंट हायर है, रिकवरेबल अमाउंट लोअर है, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो इम्पेयरमेंट चार्ज होगा, अदरवाइज इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं होगी। जैसे कि इस सवाल में दोबारा उसने पूछा कि एयर एंड पे एसओएफपी में नॉन करंट एसेट की क्या वैल्यू रिकॉर्ड करूं, तो भाई जो नॉर्मल कैरिंग अमाउंट है वही रिकॉर्ड कर दो। क्यों, उसको इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, रिकवरेबल अमाउंट इज मच मोर हायर देन द कैरिंग अमाउंट, तो इसका मतलब सब ठीक है। अच्छा, इसके पीछे जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि आप कहते हो कि सर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो आप एसेट की वैल्यू को ऊपर नहीं लेके जा रहे, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि रिकवरेबल अमाउंट कम है और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो आप एसेट की वैल्यू को नीचे तो लेके आ रहे हैं, तो फिर ऊपर क्यों नहीं लेके जा रहे। तो भाई दैट इज एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो कि कहता है कि एसेट्स एंड प्रॉफिट शुड नेवर बी ओवर स्टेटेड टू रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की जो कॉन्सेप्ट है अगर उसको आप फॉलो करो तो आपने एसेट को ओवर स्टेटेड नहीं दिखाना है, ठीक है ना। तो दैट इज वाई आप इम्पेयरमेंट लॉस को जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हो। और अगर कभी रिकवरेबल अमाउंट ऊपर है और आपकी कैरिंग अमाउंट नीचे है तो फिर आप एसेट की वैल्यू को छेड़ नहीं रहे, आप उसको ऊपर लेके नहीं जाओगे। तो इम्पेयरमेंट का जो रिव्यू होता है वो सिर्फ ये चेक करने के लिए होता है कि भाई हमारे नॉन करंट एसेट की वैल्यू के अंदर कोई सिग्निफिकेंट डिक्रीज तो नहीं आ गया। अगर इंक्रीज आ गया तो वो ठीक है, उसके अंदर उनको कोई इशू जो है वो
नहीं होता एज फार एज इम्पेयरमेंट इज कंसर्न। वो फिर उसको कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, वो कहेंगे एवरीथिंग इज ओके, उन्होंने कैरिंग अमाउंट पर रिकॉर्ड किया हुआ है तो उसको कैरिंग अमाउंट के ऊपर ही रिकॉर्ड रहने दो। अच्छा जी, देन हमारे पास आ जाता है IS 37, कंटिजेंसीज, लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। सबसे पहले देखें, प्रोविजन आप सबने पढ़ा हुआ है। प्रोविजन की जो एक एग्जांपल है दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो आप चार्ज करते थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता था कि आपको शक है कि कोई ट्रेड रिसीवेबल आपके पैसे लेके भाग जाएगा। वो ट्रेड रिसीवेबल अभी पैसे लेके भागा नहीं है, आपको पता भी नहीं होता कि वो कब पैसे लेके भागेगा, आपको ये भी नहीं पता होता कि वो कितने पैसे लेके भागेगा, बट स्टिल आप उसके ऊपर प्रोविजन कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे होते हो। तो प्रोविजन के लिए हम जो वर्डिंग यूज करते हैं कि इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट एंड अनसर्टेन टाइमिंग। प्रोविजन के केस में हमें नहीं पता होता कि हमारा नुकसान कब होगा, और हमें नहीं पता होता कि हमारा नुकसान कितने का होगा। ठीक है, लेकिन लाइबिलिटी के लिए जो हम वर्डिंग यूज करते हैं, अच्छा लाइबिलिटी क्रिएट कब होती है? लेट से आपने अगर किसी ट्रेड पेबल से, किसी सप्लायर से उधार पे मान लिया, आपने लेट से उसे 5,000 का उधार पे मान लिया, तो अब आपको पता है कि भाई मैंने 5,000 का उधार पे मान लिया है, मुझे 5,000 इसको वापसी करना है, और क्रेडिट टर्म्स भी स्पेसिफाइड होती हैं। वो ऐसा थोड़ी है आपको उधार पे माल के बोलेगा भाई हमजा भाई जब पैसे आए तब वापसी कर देना, वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा। वो बोलेगा आज माल दे रहा हूँ क्रेडिट पे, अगले 30 दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। तो मुझे पता है कि मुझे 5,000 इस ट्रेड पेबल को वापसी करने हैं और 30 दिन के अंदर वापसी करने हैं। तो लाइबिलिटीज जो है वो बिजनेस की ओइंग होती है ऑफ अ सर्टेन अमाउंट, आपको अमाउंट भी पता है, एंड अ सर्टेन टाइमिंग्स, आपको टाइमिंग भी पता है कि कब पैसे देने हैं और कितने पैसे देने हैं। लाइबिलिटी के केस में दोनों चीजें पता होती हैं, प्रोविजन के केस में दोनों चीजें पता नहीं होती हैं। लेकिन अब ये तो अच्छा, लाइबिलिटीज आप पढ़ते हुए आ रहे हो, प्रोविजंस भी आप मोरलेस पढ़ते हुए आ रहे हो। एक वर्ड और है कंटिंजेंसी का, विच इज द न्यू थिंग। ठीक है ना, लाइबिलिटी सर्टेन अमाउंट सर्टेन टाइमिंग, प्रोविजन अनसर्टेन अमाउंट अनसर्टेन टाइमिंग। व्हाट इज दिस कंटिंजेंसी? कंटिंजेंट का अगर मैं आपको इंग्लिश वर्ड बताऊं तो ये होता है कंडीशनल, एक चीज को ना रिप्रेजेंट करता है। लेट से आप लोग कभी यूनिवर्सिटीज में या लेट से आपने कॉलेजेस में अप्लाई किया होगा, तो आपको पता है कि एक चीज होती है कंडीशनल ऑफर, कि भाई इतने इतने ग्रेड्स आ गए तो हम आपको एडमिशन दे देंगे, या इतने इतने ग्रेड्स आ गए तो हम आपको इतनी परसेंट स्कॉलरशिप दे देंगे। तो ये क्या रख रहे हैं, ये कंडीशन रखते हैं आपके सामने। इसी कंडीशन का एक सिनोनियम होता है या सिमिलर वर्ड कह लो होता है, जिसको हम कहते हैं कंटिंजेंसी। इंग्लिश वर्डिंग के अंदर अक्सर इस्तेमाल होता है, दिस थिंग इज कंटिंजेंट टू अनदर थिंग, यानी उसका मतलब ये होता है कि ये चीज कंडीशनल है एक और चीज के ऊपर। तो जब भी, अब बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जब भी एक इवेंट किसी दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तब तब वो इवेंट क्या होगा, कंटिंजेंट इवेंट कहलाएगा। अच्छा, कंटिंजेंट इवेंट की एक एग्जांपल यह है कि कंटिंजेंसी एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है और कंटिंजेंसी लायबिलिटी की फॉर्म में भी हो सकती है। सुनिएगा बात को, अगर लेट से मैंने किसी के ऊपर कोई एक केस फाइल किया हुआ है, लॉ सूट फाइल किया हुआ है, ठीक है, और अगर मैं वो केस जीत जाता हूं तो मुझे पैसे रिसीव होंगे। वो पैसे, अब देखो कि पैसे रिसीव होंगे या नहीं होंगे, समझना, जो एंड आउटकम है कि पैसे रिसीव होंगे या नहीं होंगे, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन के मुझे, मैं केस जीतता हूं या नहीं जीतता। ठीक है ना। तो इसीलिए हम कंटिंजेंसी को जब डिफाइन करते हैं तो हम कंटिंजेंसी को डिफाइन करते हैं व्हेन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कि किसी इवेंट का होना या किसी इवेंट का ना होना इज डिपेंडेंट अपॉन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट, डिपेंड करता है किसी और इवेंट के होने या ना होने पे। तो दैट इज कॉल्ड अ कंटिंजेंट इवेंट, विच इज मींस कि इट इज कॉल्ड अ कंडीशनल इवेंट। कंटिंजेंट एसेट भी हो सकता है, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि मैं लॉ सूट जीता तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो नाउ पैसों का मिलना इज डिपेंडेंट अपॉन मेरे केस के जीतने पे, केस जीत गया तो पैसे मिलेंगे, केस नहीं जीता तो पैसे नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, लेट से आज मैं, आप 2025 चल रहा है, एक मेरा केस चल रहा है, ठीक है, अभी उसका कोई फैसला नहीं आया, लेकिन 70% प्रोबेबिलिटी है कि मैं वो केस जीत जाऊं। और अगर मैं वो केस जीत गया तो लेट से मुझे सामने से $5,000 रिसीव होंगे एज अ कंपनसेशन। तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? कंटिंजेंट एसेट्स के लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है। कंटिंजेंट एसेट के केस में, या दोनों के केस में, आपको चार टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए।
एक होती है कि अगर आपके केस जीतने की प्रोबेबिलिटी या हारने की प्रोबेबिलिटी 90% से लेके 100% तक है, तो उसको हम कहते हैं हाईली लाइकली, कि भाई उस इवेंट का होना इज हाईली लाइकली। ठीक है, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 50 to 90% है तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबल। अगर उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 10 to 50% है तो उसको हम कहते हैं पॉसिबल। और अगर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी लेस देन 10% है तो उसको हम कहते हैं रिमोट। ये चारों टर्म्स विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आपको याद होनी चाहिए। 90 to 100% हाईली लाइकली, 50 to 90% प्रोबेबल, 10 to 50% पॉसिबल, और 0 to 10% के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिमोट का। अब अगर तो मेरे केस जीतने की प्रोबेबिलिटी मैंने कहा 70% है, तो उस केस में जो इवेंट है वो क्या है, प्रोबेबल है। और कंटिंजेंट एसिड के लिए एक टेबल मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि भाई अगर तो आपके केस जीतने की या उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जिसके बाद आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव होगा, कोई एसेट एक तरीके से आपको रिसीव होगा, चाहे पैसों की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में, कि आपके केस जीतने के चांस 90% से 100% तक हैं, तो फिर तो आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट कराओगे। लेकिन अगर केस जीतने के चांसेस 50 to 90% है, जैसे मेरे केस में मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उसमें 70% है, तो उसको मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं करूंगा, उसको मैं सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डाल के छोड़ दूंगा। और अगर तो मेरे केस जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% से कम है, चाहे वो अब पॉसिबल हो यानी 10 to 50% हो, या लेस देन 10% हो, रिमोट हो, तो दोनों केसेस में मैं उस ट्रांजेक्शन को या उस बात को, उस इवेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा, उसकी बात ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं करूंगा। ऑन द अदर हैंड, अब सुनिएगा, ये तो हो गया कंटिजेंट एसेट की बात। क्या याद रखना है, हाईली लाइकली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट होगा, प्रोबेबल के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा, आपका पोर्ट में तो उसमें भी इग्नोर कर दिया जाएगा। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होगी? अच्छा, कंटिजेंट एसेट अगर डिफाइन करने का कहते तो आप कैसे बोलोगे, व्हेन एन इकोनॉमिक benefit is dependent upon the occurrence or non-occurrence of another event, it is called contingent asset। कि हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव होगा या नहीं होगा, अगर तो वो किसी और इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये कंटिजेंट एसेट है। और कंटिजेंट लायबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, अगर तो कोई ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर क्रिएट होती है या नहीं होती, इफ इट इज डिपेंडेंट अपॉन अनदर इवेंट, तो दैट विल बी कॉल्ड कंटिजेंट लायबिलिटी। और ये आपसे 2 मार्क का 3 मार्क का पूछ सकता है, डिफाइन कंटिजेंट एसेट कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी के केस में अब अगेन मेरे ऊपर किसी ने लॉसूट फाइल किया हुआ है, ठीक है, और अगर तो मैं वो लॉसूट हारता हूं, तो हारने के बाद मुझे पैसे पे करने हैं, और मुझे पैसे पे करने पड़े तो दैट वुड बी अ कंटिजेंट लायबिलिटी, यानी कि पैसे, अगर मैं केस हार गया तो पैसे पे करने हैं, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी। ऑब्लिगेशन क्रिएट होने के यानी कि अगर मेरे केस हारने का चांस हाईली लाइकली है, 90 to 100% के दरमियान है, तो फिर तो मैं उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एडजस्ट करूंगा। इवन अगर मेरे केस हारने का चांस प्रोबेबल है, 50 to 90% है, तब भी मैं उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट करूंगा। लेकिन अगर मेरे केस हारने का चांस सिर्फ 10 to 50% के दरमियान है, यानी कि पॉसिबल है, तो फिर मैं उसको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डाल के छोड़ दूंगा। और अगर मेरे केस हारने का चांस लेस देन 10% है, रिमोट है, तो मैं उस कंटिजेंट लाइबिलिटी को कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा। तो आपके पास एक ट्रांजैक्शन गिवन होगी, अक्सर लॉसूट वाली ही ट्रांजैक्शन आ जाती है, कोई और ट्रांजैक्शन भी आ सकती है, जिसके अंदर बताया हुआ होगा कि भाई पैसे हारने या जीतने की, इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव होने की या ऑब्लिगेशन क्रिएट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नंबर लिखा हुआ होगा। तो आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करना होगा। कीवर्ड लिखा हुआ होगा तो आपको परसेंटेज यानी कि प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो ये दोनों बातें ना, हाईली लाइकली की प्रोबेबिलिटी से लेकर रिमोट तक की प्रोबेबिलिटी, ये भी आपको याद होनी चाहिए। और ये पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए, और ये मुश्किल नहीं है याद होना, ये आप 4 6 सवाल करते हो खुद ब खुद ये टेबल आपको याद हो जाता है। इसकी अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। यहाँ पे देखिए एक ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू IS 37 प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट, व्हेन शुड अ प्रोविजन बी रिकॉग्नाइज। अच्छा ये तो आसान है ना, देयर इज ऑब्लिगेशन टू पे अमाउंट व्हिच कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड। प्रोविजन आपकी तभी क्रिएट होती है जब आपकी लाइबिलिटी अनसर्टेन अमाउंट की हो और अनसर्टेन टाइमिंग की। तो अगले वाला देख लेते हैं। As per IS 37, provision is only made when there is an obligation arising as a result of past event. It should not be applied on budgeted cost under IS 37, liability of uncertain timing and amount। जब आपकी एक कोई ऐसी लाइबिलिटी हो जिसकी टाइमिंग भी अनसर्टेन हो, अमाउंट भी अनसर्टेन हो, तो वो किस में क्लासिफाई होगी, वो आपका डेफिनेटली प्रोविजन के अंदर क्लासिफाई होगी। देन उसके बाद आपके पास गिवन है
अ कंपनीज डायरेक्टर, अच्छा ये अब थोड़ा सा ना रिलेटेड कंटेंजेंसी से रिलेटेड सवाल है। अ कंपनीज डायरेक्टर हैव बीन एडवाइज्ड दैट देयर इज अ 40% चांस दैट दे विल लूज अ लीगल केस। इफ यू विल लूज अ लीगल केस over the sale of faulty goods to a customer, then obviously you will have to pay some compensation to that customer। तो उस केस में, और हारने के चांसेस 40% है, हारने के 40% है, यानी कि कंटिजेंट लाइबिलिटी के क्रिएट होने के चांसेस भी 40% है। 10 to 50% वाली जो रेंज है उसको मैंने आपको बताया हम कहते हैं पॉसिबल, ठीक है। और अगर कंटिजेंट लाइबिलिटी का इवेंट पॉसिबल है, 10 to 50% की रेंज में आ रहा है, तो उसको मैं सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डाल के छोड़ दूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको एडजस्ट नहीं कराऊंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको टेबल में भी दिखाया था, पॉसिबल इवेंट है कंटिजेंट लाइबिलिटी का, तो वो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा। और मुझे कैसे पता चला कि सर पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी कही हुई है कि भाई केस हारने की प्रोबेबिलिटी 40% है, विच इज इन बिटवीन 10 to 50%। तो उस केस में हम इसको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डाल के छोड़ देंगे। तो ये एक केस की जो प्रोबेबिलिटी है, लॉ सूट की लॉ सूट वाली जो एग्जांपल है वो आपसे पूछ देगा, आपको इसी तरीके से एक वो देगा, इवेंट देगा, और फिर बोलेगा बताओ इसका मैं क्या करूं। तो आपको देखना है कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट हैपनिंग वो कितनी है, और फिर आपको दिमाग में टेबल चलाना है कि ये एसेट बनेगा अगर इवेंट हो गया, तो क्या मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा या मेरे लिए ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी। इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा तो फिर कंटेंजेंट एसेट वाला टेबल के हिसाब से आप आंसर दोगे। अगर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है तो आप फिर कंटेंजेंट लाइबिलिटी के टेबल के हिसाब से आंसर दोगे। ये टेंशन नहीं लेना कि याद नहीं होगा, ये हम जब इसके 3 सवाल याद प्रैक्टिस करेंगे तो उसी के दरमियान में आपको ये पूरे पूरे टेबल्स याद हो जाएंगे। ये आपका हो गया IS 37। IS 37 के बाद जो हमारा लास्ट IS है दैट इज IS 38, दैट इज अबाउट गुडविल। अच्छा, इस IS से रिलेटेड मेजॉरिटी बातें हम कर चुके हैं गुडविल से रिलेटेड। अच्छा, इसमें सिर्फ गुडविल नहीं है, इसमें तमाम इंटेंजिबल एसेट्स एंड गुडविल आ जाता है, लेकिन आपको पता है कि ज्यादा जो मेजर इंटेंजिबल एसेट है जिसके ऊपर वर्किंग होती है वो अक्सर गुडविल होता है, लेकिन और भी इंटेंजिबल एसेट्स आ सकते हैं जिसमें आपका पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, ये वाले गुड इंटेंजिबल एसेट भी इसके अंदर आ सकते हैं। गुडविल होती क्या है भाई? इट इज द गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल दो हिस्सों में डिवाइड होती है, याद करो पार्टनरशिप चेंजेस जब स्टार्ट कराया था बताया था गुडविल दो तरीके की होती हैं। एक इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है जिसको हम इनहेरेंट गुडविल भी कहते हैं। दूसरी आपके पास होती है परचेज गुडविल, जो कि आप पे करके खरीदते हो। जब हम परचेज ऑफ बिजनेस कर रहे थे तो हमने देखा था कि हम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर अमाउंट पे कर रहे थे, किस चीज की? बिजनेस की रेपुटेशन की, और मैं कह रहा था कि वो परचेज गुडविल है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल का सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं कराई जा सकती, जबकि परचेज गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंटेन हो सकती है। परचेज गुडविल, अच्छा वैसे तो हम पॉजिटिव गुडविल की ही बात करते हैं, कभी कभार आपके पास गुडविल नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव गुडविल क्या होती थी? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट है 2.5 लाख, आप और आपने बिजनेस को खरीदा लेट से 3 लाख का, तो जो आपने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर 50,000 दिया वो आपकी गुडविल है जो कि आपने परचेज करी है, दैट विल बी कॉल्ड योर परचेज गुडविल। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं अगर रिवर्स कर दूं, मैं कहूं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है 2.5 लाख स्टिल, लेकिन आप बिजनेस परचेज कर रहे हो 2 लाख का। कोई बंदा आपको फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के नीचे अपना बिजनेस क्यों बेचेगा? क्योंकि उसके बिजनेस में लॉसेस बहुत होंगे। तो आप जब किसी बिजनेस के लॉसेस खरीद रहे होते हो ना, तो आप उसको नेगेटिव गुडविल पे करते हो। और नेगेटिव गुडविल से क्या मुराद है कि आप जो उसको प्राइस पे कर रहे होते हो वो उसके फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट से क्या होती है? कंपैरेटिवली कम होती है। तो बस आपको नेगेटिव गुडविल के लिए ना यही बात पता होनी चाहिए। पॉजिटिव गुडविल क्या है कि आप फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट से ज्यादा पैसे पे कर रहे हो, तो जितने ज्यादा पैसे पे कर रहे हो वो आपकी पॉजिटिव गुडविल है। अगर आप फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट से कम पैसे पे कर रहे हो तो जितने पैसे कम पे कर रहे हो वो आपकी नेगेटिव गुडविल है, दैट इज इट। दूसरी बात जो हमने बात करी कि भाई परचेज गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन हो सकती है। इनहेरेंट इंटरनली जनरेटेड गुडविल जिसको हम इनहेरेंट गुडविल भी कहते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंटेन नहीं होगी। अच्छा, अगर आपकी नेगेटिव गुडविल भी होती है ना, तो फिर उसको हम एज ए नेगेटिव आइटम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे नोट में लिखी हुई है कि अगर आपके पास IS 38, एज पर IS 38 अगर नेगेटिव गुडविल है तो उसको SOFP के अंदर सबसे टॉप पे, जैसे हम पॉजिटिव गुडविल को लिखते थे वैसे ही नेगेटिव गुडविल को भी टॉप पे रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड IS 38 के हिसाब से जो लास्ट बात आपने याद रखनी है कि अगर बिजनेस परचेज गुडविल मेंटेन कर रहा है तो परचेज गुडविल मेंटेन करते के साथ जिस तरीके से टेंजिबल नॉन करंट एसेट, गाड़ी बंगला घर, जो सारी जो आपके नॉन करंट एसेट हैं, बिल्डिंग फर्नीचर, इसके ऊपर आप चार्ज करते थे डेप्रिसिएशन,
परचेज गुडविल या ये कह लो कि इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, लेकिन गुडविल की वैल्यू के अंदर भी तो डिक्रीज आ सकता है, वो वैल्यू भी तो कम हो सकती है। अगर गुडविल की वैल्यू कम होती है एंड इट विल ऑब्वियसली बी सब्जेक्ट टू डिक्रीज, रेपुटेशन वैल्यू गुडविल की बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। अगर गुडविल आपकी एरोड होती है, एरोड होने का मतलब यह है कि आपके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप खराब होता है, आपका मार्केट में नाम खराब होता है, तो गुडविल विल ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू amortization. Amortization is the other word फॉर डेप्रीसिएशन, लेकिन डेप्रीसिएशन टेंजिबल नॉन करंट एसेट पे चार्ज होती थी, एमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट गुडविल जैसे नॉन करंट एसेट्स के ऊपर चार्ज होगा। और अगर एक सवाल के अंदर परचेज गुडविल मेंटेन हो रही है और एमोर्टाइजेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं है, तो स्टिल आपने उस गुडविल को एमोर्टाइज कराना है। जिस तरीके से कभी कभार आपके पास डेप्रिसिएशन का रेट मेथड पॉलिसी गिवन नहीं होता, तो आप रीवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में लगा कर डेप्रिसिएशन का चार्ज कैलकुलेट करते हो। उसी तरीके से अगर परचेज गुडविल के लिए या इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट के लिए उसने आपको अमोर्टाइजेशन के साल नहीं बताए हुए, तो आप उस इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट को 20 सालों के ऊपर एमोर्टाइज कराओगे। और एमोर्टाइज जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, जो एमोर्टाइजेशन की अमाउंट होगी दैट विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, और वो आपके इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट की वैल्यू को कम कर देगी। तो ये जो बात है ना 20 वाली के पे, अगर कुछ ना हो गिवन साल के ऊपर क्या कराना है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे एमोर्टाइज करा लेना है। अक्सर सवालों में वैसे जब गुडविल की बात करता है तो वो एमोर्टाइजेशन के जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं जिसके ऊपर आपने गुडविल को एमोर्टाइज कराना है, वो साथ साथ ये बात भी आपको बता देता है। और फिर ये लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है जो हमें पता है, एज पर IS 38 इट प्रोहिबिट्स रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड गुडविल। एक लास्ट बात जो कि शायद आपके दिमाग में आई हो, क्योंकि मैंने कहा था कि गुडविल की वैल्यू नीचे भी जा सकती है ऊपर भी जा सकती है। नीचे जा रही है तो आपने कहा सर हम उसके लिए अमोर्टाइजेशन चार्ज कर रहे हैं, ऊपर जाएगी तो क्या करेंगे? ऊपर जाएगी तो भाई जिस तरह नॉन करंट एसेट की जब नेट बुक वैल्यू से ऊपर जाता है क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं। तो गुडविल की भी रीवैल्यूएशन करेंगे, लेकिन गुडविल की मैक्सिमम रिवैल्यूएशन जो आप कर सकते हो ना, समझना बात को, आपने अगर 20,000 की गुडविल खरीदी थी, ठीक है ना, जो मैं अभी पीछे एग्जांपल दे रहा था कि भाई लेट से फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट 2 लाख थे, आपने 2,20,000 का बिजनेस खरीदा, 20,000 आपने दिए गुडविल के। वो जो 20,000 आपने जनाब गुडविल के दिए हैं ना, लेट से ओवर सम टाइम पीरियड वो एमोटाइज होते होते गुडविल सिर्फ 10,000 की रह गई थी। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 20,000 आपने गुडविल के दिए, 10 साल बाद एमोटाइजेशन के गुडविल की वैल्यू जो आपके SOFP में वो सिर्फ 10,000 रह गई। अब अचानक से आपने चेक किया अपनी गुडविल को, आपने देखा कि यार हमारा तो मार्केट में नाम बहुत बेहतर हो गया, हमारी तो गुडविल 50,000 होनी चाहिए, या हमारी गुडविल तो 1 लाख होनी चाहिए। तो अब आप क्या गुडविल को 1 लाख पे रिवैल्यू कर दोगे? द आंसर इज नो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन दैट यू कैन डू फॉर गुडविल इज द अमाउंट एट विच यू परचेज द गुडविल। तो आपने जो गुडविल परचेज करी थी वो 20,000 की करी थी, 10 साल तक एमोर्टाइजेशन की वजह से वो 20,000 से 10,000 पे आ गई है। अब आप उसको रिवैल्यू कर भी रहे हो तो आप उसको 10,000 से उठा के सिर्फ जो 20,000 की अमाउंट है उधर तक लेके जा सकते हो, 20,000 से 1 रुपए उसको आप ज्यादा पे रिवैल्यू नहीं कर सकते। तो ये बात यही लिखी हुई है, IS 37 अलाउज रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बट मैक्सिमम रिवैल्यूएशन पॉसिबल इज टू द एक्सटेंट दैट रिवैल्यूएशन रीचेस इट्स ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट से मतलब ये है कि आपने जो गुडविल खरीदी थी, जो परचेज करी थी, आप गुडविल को दोबारा उसी पे रिवैल्यू कर दो, उससे ज्यादा पे आप गुडविल को रिवैल्यू नहीं कर सकते। सो दिस वाज योर IS 36, 37 एंड 38।